उसका क्या उद्देश्य है? हाँ, मेरा उद्देश्य सीधा ये है कि हमारी जो मंडी है इसमें उठान का जो काम है, जो मेरे पास जो रिपोर्ट आई ये तो बता रहे हैं कि 30% तक उठ गया, लेकिन 30% भी क्या, कल बारिश हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये अभी तक भी हरियाणा भर में उठाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत, मैं ये कहूँ कि धीमी रफ्तार है। और यहाँ भी इनको चाहिए कि जल्दी उठाने का इंतजाम करे सरकार, और इससे नुकसान आढ़ती को भी है, इससे नुकसान कहीं ना कहीं डायरेक्टली किसान को भी है और सरकार को भी है। और दूसरी बात ये भी है कि कई जगह ये घटना भी घटी है कि जो ये 50 केजी के होते हैं ना बैग, इनमें 15 10 किलो ज़्यादा तोला गया है, और उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, और हो सकता है बहुत सी ऐसी जगह भी हो जहाँ सरकार की लापरवाही के साथ साथ कुछ ऐसा अंश भी हो जो आपस में मिलके ये एक किस्म से चोरी है। और इस तरीके से हरियाणा में जो ये कहते हैं कि बड़ा इंसाफ होता है, ये यानी ये एक जगह नहीं, कम से कम 6 जगह का तो मेरे पास पता आया है कि तोल में गड़बड़ हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि इस सारी प्रक्रिया में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को भी तकलीफ होती है शुरू में कि भाई आपका इसमें नमी है इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। और ये जो भी एक समय निर्धारित किया कि 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू कर देंगे, अब 6 तारीख तक तो हुई नहीं, तो और फिर 6 के बाद ये कहें कि नमी है, तो ये सरकार कहीं ना कहीं, कृषि का महकमा इसका दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको अब सुधारने की ज़रूरत है, और सुधार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार कहती है कि हम डायरेक्ट देते हैं पेमेंट, उसका भी सबको पता है कि किस तरीके से पेमेंट दी जाती है। तो किसान को जागरूक करने की भी बात है। सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि सिर्फ वो अपनी बात ना कहे, वो किसान की जागरूकता के लिए भी काम करे कि उसका हक क्या है, वो कहाँ से लेता है, कैसे उसके बैंक में पैसे आते हैं। ये चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अभी भी उसको पूरा ज्ञान देने की कमी है। हाँ, जो किसानों की योजनाएं हैं जितनी बीजेपी लेके आई है, कांग्रेस ने कभी किसानों की योजनाएं नहीं लाई, और उन्होंने हमेशा किसानों पर राजनीति की। बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया। नायब सैनी जी को ये बताओ कि MSP ये आज से 60 साल पहले कांग्रेस ने शुरू की थी। MSP का उनको ये बता देना, वो कह रहे ना कोई योजना नहीं बनाई, इससे बड़ी क्या योजना होगी। पहली बार इस देश के अंदर किसान को व्यापार का, मैं इसको कमर्शियल जो वाणिज्य में उसका ये सोचा गया कि वाणिज्य में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और यही पहली सोच थी। इसीलिए जिस देश में बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, हरियाणा पंजाब के किसान ने एक समय ऐसा था 70% भंडारण चाहे गेहूं का था चाहे चावल का था, वो इन 2 राज्यों से होता था। तो
ये उपलब्धि ये बीजेपी की सरकार की है। बीजेपी की सरकार की तो ये उपलब्धि तो है कि 3 कानून बना दिए और किसान को ये डरने लगने लग गया कि ये जो कानून है तीनों, ये अगर रहे तो हम कहीं जमीन से ही ना हमारे को बेदखल कर दिया जाए। इस भावना के साथ किसान लड़ा और सरकार को, भारत सरकार को वो उल्टे लेने पड़े तीनों कानून। अब भी जो कृषि नीति के लिए एक स्कीम आई है उसमें भी उसी तरह की रंगत है। उस रंगत में सिर्फ ये नजर आता है कि जो व्यापार है, व्यापार को खेती में कब्जा करने का एक प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और इसलिए हरियाणा सरकार को यह चाहिए कि स्पष्ट तौर पे ये कहें कि हम किसान के हित की लड़ाई, अगर बीजेपी कहती है ना, तो उस कानून के, उस स्कीम का, वो जो एक पॉलिसी के तौर पे जो भिन्न भिन्न राज्यों में भेजी गई है उसका अध्ययन करें और उसको रिजेक्ट करें। किसान के हित में फैसले होने चाहिए। कौन सा कर दिया इन्होंने किसान के हित में? सिर्फ ये कहना कि 24 की 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है। बताइए सरसों में क्या हाल हुआ? तो ये सारी बातें कहने से नहीं है। और बहुत, मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये प्रयास रहेगा, कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास रहेगा और उसको बहुत जोर से हम उस प्रयास को लागू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं कि किसान की फसलों का, किसान की खेती का एक तौर पे पूरा एक जो राजनीतिक लड़ाई है। किसान यूनियन तो ये कहते हैं कि हम तो राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक है, लेकिन हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। और उस राजनीतिक लड़ाई में सबसे बड़ा जो सवाल है, क्या उसका पूरा सही बीज मिलता है? क्या उसको कीड़े मारने की दवाइयां सही मिलती हैं? कितनी ऐसी चीजें हैं जिसका कोई ना तो सैंपल लिए जाते और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती। तो ये भी एक किस्म से सरकार आंखें बंद किए हुए है इस बारे में। और ये जो चीजें जो किसान अपने खेत में इस्तेमाल करता है, फसल को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, अगर उसके बीज में ही गड़बड़ हुई, उसके जो फर्टिलाइजर है उसमें ही गड़बड़ हुई, उसके जो और जो फसल को ठीक करने के लिए और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उसका अगर गलत बाजार में मिलेंगे तो उसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है। और नुकसान किसका होता है? सीधा किसान का, खेती करने वाले का होता है। बोर्ड जमीन का कानून है, हाँ, वो तो बात कर बोल रही कि इससे लाखों एकड़ जमीन है जो कब्जे से छूटे हैं। ये मंदिरों पर रही लाखों एकड़, ये क्या बात है? बात असली ये है कि मेहरबानी करके इस सरकार को अगर बुद्धि हो इनमें, तो आपस में जात पात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से इस देश को कमजोर ना करो। तुम्हारे को और बहुत सी बातें हैं। अगर धार्मिक रूप से हम अपने देश को इकट्ठा नहीं रख सके, दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जो यहाँ नहीं हो। हमें इकट्ठा रहना है, प्यार से रहना है, सौहार्द का वातावरण बनाना है। वरना तो ये घटना जो हुई है कल की जम्मू कश्मीर में, इस घटना से कुछ सीख लो। आप समाज को शांति से रहने दो। समाज को सिर्फ वक्फ की बात करने वाले और कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, ये प्रजातंत्र को कमजोरी की तरफ ले जाएगी। ऐसी पद्धति, जिस पद्धति में भाईचारा ना हो, जिस पद्धति में एक दूसरे का विश्वास कम हो सामाजिक रूप से, ये देश को नुकसान करने वाली चीजें हैं। और बीजेपी को और बीजेपी की सरकार को इन बातों से चौकन्ना रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जिस दिन लोगों को
पूरे अभी हो सकता है कुछ भ्रम की स्थिति हो, जिस दिन ये भ्रम की स्थिति मिटेगी तो ये कहीं नजर नहीं आएंगे। और ये मैं आगे की बात कह रहा हूं कि लोग समझने लगे हैं कि हम अगर शांति से रहेंगे, आपस में मिल के रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। और अगर हमारे अंदर फर्क आ गया, आपस में विचारों का फर्क आ गया, हमारी जो सोच है उसमें हम एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे तो समाज टूट जाएगा। और जिस दिन इन्होंने तो वोट में समाज तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं हरियाणा के लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। हो सकता है वोट तो जातीय आधार पे कुछ ना कुछ हद तक बंटे हो, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी हरियाणा में भाईचारा हमारा यूं का यूं। सर संगठन की बात करें तो आपने पहले को बताया था वैसे भी संगठन बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें चर्चा चल रही है। कल हमारी मीटिंग हुई, सारे कांग्रेस के सभी लोग, एमएलए थे, एमपी थे, जो एमपी में हार गए वो थे, एमएलए में जो हार गए वो थे, और कुछ वरिष्ठ जो नेता लोग थे वो भी थे। तो सभी ने मिलके अब एक कार्यक्रम चलाया है जो 40 दिन का कार्यक्रम है। उसमें जितनी भी बातें आप मेरे से पूछ रहे थे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आगे होने वाली हैं, कांग्रेस पार्टी अब सब मिलके एक कार्यक्रम चलाएंगे और लोगों के पास जाएंगे और लोगों को परिचित कराएंगे इस बात से। अब आप ये कहोगे कि संगठन, ये काम तो बगैर संगठन, अब क्या कोई काम नहीं हो रहा? वो कहते हैं जी सीएलपी का लीडर नहीं बनाया, 2 सेशन हो लिए चला है और नहीं बढ़ाया, तो जो पहले बना हुआ था वो काम चला रहा है। तो ये इन चीजों में कोई ज्यादा बात नहीं है। बाकी संगठन बनेगा, मैं तो पूरे तौर पे पक्षधर हूं इस बात का। और मैं शुरू से कहता हूं कि राजनीतिक दल को नीचे से लेके ऊपर तक पूरे तौर पे संगठित होके अगर संरचना हो पार्टी की तो मजबूती आती है। और ये प्रक्रिया शुरू है अब, और इसी प्रक्रिया के तहत ये 40 दिन का प्रोग्राम दिया गया और उसी के नजरिए से आप देखोगे तो ज्यादा मजबूत संगठन बनेगा। संगठन ये नहीं होता कि जी इसको सिफारिश कर दी कि इसको बढ़ा दो उसको बढ़ा दो, नहीं। आज राहुल गांधी जी का भी यही ख्याल है कि जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, लड़के हैं, जवान लड़कियां हैं, और जिनकी सोच भी अपने उनके भविष्य के प्रति अलग है, तो ऐसी पीढ़ी जब आगे आएगी तो ये इसकी भी तलाश उसी रूप में होगी कि किस गांव में कौन ऐसे 10 बच्चे हैं जो नई सोच को रखते हैं सामने, कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो समाज में विघटनकारी तत्व हैं उनसे लड़ने की शक्ति, कौन से ऐसे बच्चे, ऐसी युवा पीढ़ी है जो इन चीज़ों के खिलाफ लड़ सके, जो भाईचारा कायम करने के लिए हो। और आज भी यही बात है कि एक तरफ नफरत पैदा करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ उस नफरत से हटके ठीक रास्ते पे चल के भाईचारा बनाने की बात है। और इन दोनों चीज़ों में लोग खड़े होंगे अंततः जहां आपस में मेल मिलाप मजबूत हो। कभी भी लोग, और हरियाणा के लोगों को तो मैं खुद जानता हूं, कभी भी ऐसी जगह नहीं खड़े होंगे जहां समाज को बांटने की बात हो। सर सुभाष बराड़ कह रहे थे कि वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाजपा में खर्ची पर्ची नहीं चलती, वो साबित करके दिखाएं। हाँ, और भाजपा हमारी साबित कर दे ये, और कहते हो तो वो सामने आए। मैं एक एक बात की अब भी चल रही है, खर्ची पर्ची नहीं, ये तो खर्चा पर्चा है, मोटा है काम इनका तो। खर्ची पर्ची में थोड़े बहुत में चल सकता है। हाँ, और ये अजीत पवार का नाम आया, इसमें क्या कर दिया? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता। नेशनल पवार में, नेशनल हेराल्ड में 1 पैसा भी अगर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास गया हो तो दोष की बात हो सकती है।
ये कमाल है। जो जो आज से 100-125 साल पहले एक अखबार चलाया और पंडित नेहरू ने चलाया, उसको हथियार बना के ये सोचते हैं कि कांग्रेस को कमजोर कर देंगे। जितना ये गलत काम और जितना ये, मैं तो ये कहता हूं कि इनको सिर्फ इसी बात की है कि कांग्रेस को कमजोर करने के तरीके ढूंढो, जितना ढूंढेंगे उतने मजबूत होगी कांग्रेस। तो इनमें कोई तथ्य नहीं है। और इनसे पूछो क्या, यानी ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या बोल रहे हैं उनके एमपी कि 400 दे दो संविधान बदल देंगे। और एक एमपी ने तो अभी यहां तक कह दिया कि ये जो न्यायपालिका है ये कौन है, इसकी क्या फिर हम, यानी इस तरह की बात करना, ये सिर्फ समाज को बांटने की नहीं, ये कार्यशैली पे भी बहुत बड़ा, जो हमारा एक सिस्टम है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधान सभाएं हैं, पार्लियामेंट है, इनके अलग अलग काम हैं। उन पे भी अगर आक्षेप करेंगे तो भैया वो तो बहुत आराम से बोल दें। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि 75 लाख वोट, यानी राहुल गांधी जी को कहते हैं कि वो वहां अमेरिका में क्यों बोल के आया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 6 महीने से इस बात की कोशिश हो रही है कि आप से हमने मांगा था कि आपके नए 75 लाख वोट कैसे डल गई 2 घंटे में, 5:30 बजे और 7:30 बजे में 75 लाख वोट डल गई। वो आज तक उस पर कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें तो सरकार का कोई दखल नहीं। तो न्यायपालिका स्टैट्यूटरी नहीं है, उसके बारे में आक्षेप करना, और वो भी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बीजेपी के लिए लोकसभा में लड़ते हैं, ये लड़ने का तरीका है। तो इसलिए समय है, देखो आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता इनके कपड़े उतरने शुरू होंगे, आप देखना। ये जो धर्म का सहारा लेके जातियों को आपस में लड़ा के बांट के जो सत्ता हासिल करने का इनका था, जब लोग समझ रहे हैं, और जिस दिन पूरा समझ जाएंगे उस दिन वही होगी हालत जो इनकी पहले होती थी। हरियाणा में तो 2 सीट आती थी, ज्यादा से ज्यादा जोर लगाते 4 आ जाती। अब हालात ये हैं, अब भी यही था। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी, आपकी प्रेस, सारा मीडिया, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश की राजनीतिक दल, इस देश के राजनीतिक नेता, और खुद बीजेपी भी ये मानती थी हम तो चुनाव हारे हुए हरियाणा में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें ये साबित करेंगे। आप देखना, आप यहां 32 वोट का फर्क रहा है, हमने पिटीशन किया, हम यही कहते हैं भाई जो 250 वोट आपने कैंसिल किए हैं वो दोबारा से देख के गिन दो। और ये प्रावधान है, अब फैसला तो खैर जो भी है वो न्यायपालिका करेगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रिटर्निंग अफसर की ये ड्यूटीज है कि जहां हार जीत का फैसला थोड़ा हो और वोट कैंसिल ज्यादा हुई हो, वो खुद देखता है उसको दोबारा से, और फिर दोबारा से देख के तसल्ली करता है कि ये रिजेक्शन जो ये जो वोट ठीक नहीं मानते हम, ये ठीक है या इसमें भी कमी रही है। तो ये सारी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। और आज भी मैं ये कहता हूं कि कोई जवाब नहीं है 75 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 2 घंटे में बढ़ के आ गई। और वो कहते हैं कि आप तो यकीन नहीं करते। यकीन क्या करें आप, इस पे एक पूरा गणित बनाया गया और उसमें यह कहा गया कि अगर 75 लाख वोट 3 मिनट 1 वोट पे लगे तो ये सुबह के 2:15 बजे तक पड़नी चाहिए थी। ये 2 घंटे में कैसे बढ़ गई? लेकिन जवाब कुछ नहीं।
बाकी अब मैं आपको इतना बता दूं, आपके जितने सवाल जवाब हैं, अब कांग्रेस चल पड़ी मैदान में हरियाणा में, और आप देखना लोग जुड़ेंगे, और जुड़ के जो लोगों की सही बात है, नौकरी की बात है, लोगों को रोजगार की बात है, नौकरी सिर्फ रोजगार की बात है। हमारा जिला है सबसे ज्यादा, अगर नेशनल हाईवे है वो जींद में से निकले हुए हैं। यहाँ कोई अब सिर्फ बड़े लोगों की जयंती मना के आप वोट नहीं, आप लोगों को आर्थिक तौर पे मजबूत बनने के लिए तो कोई प्रोग्राम दे दो। जींद जिले में 6-8 हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, दिल्ली के, अमृतसर के, लुधियाना के, चंडीगढ़ के उद्योगपति यहाँ हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी बन गई जींद जिले की। और यहाँ उद्योग शुरू करें, कुछ भी नहीं, उद्योग की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है ना। कोई ऐसा आया कि भाई हम जींद जिले में कोई ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएंगे किसी नेशनल हाईवे के साथ, यहाँ कम से कम 5 बन सकते हैं, जिसमें हजारों बच्चों को नौकरियां, हजारों बच्चों को रोजगार, और उसके साथ जो एंसिलरी है, अगर कोई कारखाना लगता है, छोटा लगता हो बड़ा लगता हो, उसके अंदर कोई सामान ले जाने वाला है, कोई वहां से सामान लाने वाला है, उसको रोजगार मिलता है। बहुत सा रोजगार की, आज रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए ये जो रोजगार के बिना, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये विदेश में जो बच्चे जा रहे हैं, इनकी लूट हो रही है। कई जगह रास्ते ऐसे तलाश कर दिए कि कहीं कोई 20 लाख ले गया लूट के, कोई 40 लाख ले गया, कहीं बच्चे जेल में पड़े हैं, कई रास्ते में ही रह लिए, उनका कोई पता शता नहीं लगा। तो ये सारी चीजें, यहाँ रोजगार होता तो कोई बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता था।